जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर इम्तियाज साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि बीइंग एन असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ कैसा फील होता है? जी सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जब 17 ग्रेड के ऑफिसर हो तो अच्छा ही फील होता है। आई हैव रिसेंटली ज्वाइंड एएसएफ। मैंने जून 2024 में ज्वाइन किया था और आफ्टर 9 मंथ ऑफ ट्रेनिंग आई हैव बीन पोस्टेड एट मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। सो फार इट्स गोइंग क्वाइट गुड। तो सर आपको इट्स क्या क्वाइट लगता है, मतलब गुड ये बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट। टफ जर्नी है या कोई स्टूडेंट थोड़ी सी एफर्ट करे तो अप्रोच कर सकता है? सर, नामुमकिन तो कुछ नहीं है दुनिया में, हम्म, लेकिन हर चीज है जितना आपको आप लाइफ में जितना भी आगे बेटरमेंट चाहते हैं तो अर्ली स्टेजेस में आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। इट्स रियलिटी एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। सही। तो सर ये किस किस्म की जॉब है, काइंडली हमें बताएं कि इसकी नेचर ऑफ जॉब क्या है? नेचर ऑफ जॉब की अगर हम बात करें, जो मैं अगर आप एसएफ का रोल जो हम सिक्योरिटी, स्पेशली हम सिक्योरिटी के लिहाज से हम काम करते हैं, तो मैं आपको पहले मतलब इस तरह से हम शुरू करते हैं कि जब सिक्योरिटी मेजर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ना कोई लीगल ग्राउंड्स होने चाहिए। सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए, जिस तरह से एक कंट्री को रन करने के लिए हमारे पास लीगल बेसिस, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें हमें हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट होता है, उससे देख के हम स्टेट रन करते हैं। इसी तरह से ना हम सिक्योरिटी मेजर्स के लिए एएसएफ के पास एएसएफ एक्ट 1975 है, और उसी एक्ट के तहत हमारे पास सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, और उन रूल्स और रेगुलेशन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो इम्प्लीमेंट इस तरह से करते हैं कि हम प्राइमरीली जो हमारा टास्क है वो सिक्योरिटी है। उस सिक्योरिटी में एक के सर्च, दूसरा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन की बात करूं तो एयरपोर्ट पे आप जब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वही लोग आ सकते हैं जिनका एयरपोर्ट पे काम है। एयरपोर्ट पे काम किन किन एजेंसीज का है? अ, जिस तरह से हम एएसएफ हैं तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे पास कस्टम्स वाले काम करते हैं तो कस्टम्स वाले आ सकते हैं, हमारे पास एनएफ काम करती है तो एनएफ आ सकती है, हमारे पास बाकी जितनी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिस तरह से आईएसआई है, एमआई है, स्पेशल ब्रांच है, पुलिस है, ये लोग आ सकते हैं। तो इन सब की आइडेंटिफिकेशन हमें करनी होती है कि आया उन्हीं के लोग आ रहे हैं या कोई और तो नहीं आ रहा। एंड देन पैसेंजर ऑफ कोर्स, क्योंकि वो हमारे कस्टमर है, सो उनकी भी हमें आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। एंड देन आइडेंटिफिकेशन के बाद आता है सर्च। सर्च इसलिए की जाती है ताकि कोई ऐसी डिवाइस या ऐसा मटेरियल जिसे कानूनी तौर पर बैन किया गया हो, या जिससे किसी और इंसान को या किसी इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो एयरपोर्ट की पेरिफेरी में ना आ सके। जिस तरह से कोई वेपन ना आ सके, कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल ना आ सके। इसी तरह से जो हमारे कॉन्ट्राबेंड्स है, नारकोटिक्स है, ये सारी चीजें जो है ना वो हमारे एयरपोर्ट तक ना आ सके। प्राइमरी टास्क हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड सर्च ही है। सही। ठीक है, मतलब एक क्या कहना चाहिए कि एक ऐसी जॉब है जिसमें अथॉरिटी भी है और एक बड़ा स्केल भी है। ठीक है। ऑब्वियसली अथॉरिटी इज देयर, एंड आप स्टेट का फेस होते हैं। हम्म। स्टेट का फेस इन द सेंस के जो भी आपके पास बाहर से लोग आ रहे हैं वो पहले, सबसे पहले आपको देखेंगे। सही। तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट जॉब बट इट्स अ बिट सेंसिटिव जॉब। सेंसिटिव इन द सेंस, एक तो आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम्म, उतरते ही एक पैसेंजर ने आपको देखा है और आप जो उससे इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि वो डिस्करेज हो गया, तो उसका पहला इंप्रेशन जाएगा आपकी स्टेट के बारे में, यार यहाँ पे लोग कैसे हैं। तो सही। आप एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने कैरी की हुई है। एंड उसके बाद जो दूसरी सेंसिटिविटी की मैं अगर बात कर रहा हूँ, तो इस तरह से कि खुदा न खास्ता थोड़ी सी निग्लिजेंस हो गई और आपसे कोई ऐसी चीज निकल गई है जिससे पैसेंजर को खतरा हो सकता है कि चल के, या एयरक्राफ्ट को खतरा हो सकता है, या सपोज खतरे वाली चीज नहीं है, आपसे कोई नारकोटिक्स निकल गया, पाकिस्तान से निकल गया, दूसरी किसी कंट्री में जाके जब उस पैसेंजर ने लैंड किया वहां पे वो रिकवर हुआ, तो फिर आपकी कंट्री का इमेज जो है वो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा हमारा डिस्ट्रॉय होगा।
डिस्ट्रॉय इन द सेंस कि पाकिस्तान से किस तरह से ये नारकोटिक्स यहाँ तक हमारे पास आया। तो इट्स बिट सेंसिटिव बट नॉट डिफिकल्ट जॉब। सही। तो सर इसकी कोई जो स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड मोटिवेशन है कि क्या कितनी इसकी सैलरी होती है, क्या प्रोटोकॉल होता है, इसके बारे में तो काइंडली बताएं। सर फिर टॉक अबाउट सैलरी तो मैंने जिस तरह से अभी रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ है, मेरी सैलरी 1,09,000 है। ठीक है। और प्रोटोकॉल्स की बात बात करें तो हमारे पास बाकी में 1,09,000 सैलरी है हमारी। उसके अलावा जो हमारी बाकी फैसिलिटीज है उसमें मेडिकल फैसिलिटी है। जो हमारी बड़ी सिटीज हैं, सारे बड़े सिटीज जहाँ जहाँ बड़े हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, उन सब में जो भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, उन सबके साथ हमारे एमओयू साइन है ऑलमोस्ट सबके साथ। तो आपका और आपकी डिपेंडेंट फैमिली दूसरा से कोई मैरिड है तो उसके वाइफ है, बच्चे हैं, मदर फादर है, या अनमैरिड है तो उन पे जितने डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं उन सबका मेडिकल फ्री होता है। देन सीमेज जितनी भी हैं वहाँ पे भी होता है। बाकी ऐसे फाउंडेशन है हमारे पास। तो वहाँ पे हमारे जो है ना हाउसिंग स्कीम है, वहाँ पे आप प्लॉट्स ले सकते हैं बड़े सस्ते सस्ते इन द सेंस कि वो आपके थोड़े थोड़े अमाउंट थोड़ी थोड़ी आपको इंस्टॉलेशन उसकी देनी पड़ती हैं। तो एट द एंड आपको एक बहुत अच्छा प्लॉट आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे स्कूल्स भी हैं। अब देन कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ हमारे एमओयू साइन है। वहाँ पे आप अगर आप पढ़ रहे हैं या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो वहाँ पे काफी सारी कंसेशंस मिलती हैं आपको फीस में। इस तरह से है। और बाकी ये है कि ट्रैवल करने के लिए अ, हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनके साथ हमारे एमओयू साइन है। वो 50% कंसेशन देते हैं हमारे जितने भी स्टाफ ट्रैवल करता है उन्हें। कुछ के साथ हम अभी ये हम हाई लेवल पे मीटिंग्स हो रही हैं कि बाकी जितने भी जो हमारे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं उनके साथ ये कुछ एमओयू साइन हो ताकि हमें आसानी से ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज मिल सकें। एंड देन ऑफ कोर्स आप जब हायरिंग की बात करते हैं तो हायरिंग जो है ना फिलहाल है सिर्फ में हमारे 5 ऐसे सिटीज हैं। कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद, बाकी 4 सूबों के जो हेडक्वार्टर्स हैं हमारे कैपिटल सिटीज हैं। सिंध में कराची, पंजाब में लाहौर, देन केपी में पेशावर एंड कोयटा में बलूचिस्तान में कोयटा। इन पे जितने भी हमारे ऑफिसर्स या जितने भी सबऑर्डिनेट्स डिप्लॉयड हैं, वो सब अगर आप अपनी फैमिली के साथ बाहर रह रहे हैं तो उन्हें जो फेडरल गवर्नमेंट हायरिंग बाकी डिपार्टमेंट को दे रही है उतनी हायरिंग उनको भी देगी। वो मेरे ख्याल से अभी 48,000, आई डोंट नो एग्जैक्ट अमाउंट, लेकिन वो आपकी सैलरी के साथ साथ वो एक्स्ट्रा अमाउंट वो भी आपको मिलेगा अगर आप बाहर फैमिली के साथ रह रहे हैं। बाकी भी और भी फैसिलिटीज हैं। तो मैं छोटी छोटी फैसिलिटीज आप किस तरह से गिनाऊं, तो यूँ समझेंगे इट्स गुड इन्वायरमेंट। तो ये तो सर बाकी मतलब इतना, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ तो इस स्केल पे वैसे इतनी सैलरी भी नहीं मिलती। अगर 17 स्केल की आई थिंक 60 प्लस सैलरी होती होगी या 70 से कम ही होती है अगर प्रोविंशियल की बात करें तो। सर, हाँ सर, मैं मुझे जो आप जहाँ पे आके जो अच्छा एक लगा वो आप बाकी तो सारी ठीक है प्रोटोकॉल्स हैं। यहाँ पे जो एसएफ में है ना पॉलिटिकल मेडलिंग नहीं है। आपके पास आपके कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। आपने अपना काम अगर 100% कोई भी आया, किसी भी रैंक का ऑफिसर है या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन है या किसी वो माफिया से भी एफिलिएशन है, आप अपना काम पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ एसओपीज के साथ अपना काम करें। डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई आज मैंने जो है ना फला मिनिस्टर को रोक लिया था यार, उसकी बॉडी सर्च हो गई थी मेरे सामने, या कुछ इस तरह से हो गया था तो आजकल मेरी यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा या थोड़ी देर में मुझे कहीं से फोन आएगा। तो एक तो पॉलिटिकल यहाँ पे मेडलिंग नहीं है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आप इंडिपेंडेंट हैं बिल्कुल। तो इसके साथ प्रमोशन का भी बताइएगा कि किस तरह से प्रमोशन अच्छा, होती है। आप तो प्रमोशन अगर आप 17 ग्रेड में आ रहे हैं तो ऊपर प्रमोशन काफी अच्छी प्रमोशन है। अगर आप 16 में आ रहे हैं, इंस्पेक्टर आ रहे हैं, तो इंस्पेक्टर को एडी बनते हुए कम से कम 15 से 16 साल लग जाते हैं। लेकिन आप एडी हैं तो फिर हमारे पास जो है हम चूंकि हम न्यूली स्टेब्लिश डिपार्टमेंट है, 1975 में एक बना था, 1976 में एसएफ बना, तो हमारे पास ऑफिसर्स कम हैं। जिस तरह से आपने देखा कि जब रिक्रूट कर रहे हैं तो 35 35 36 ऑफिसर एक साथ रिक्रूट कर रहे हैं। पिछली बार 31 हुए थे, इस बार मेरे ख्याल 36 सीट से कितनी है। इट्स इट मीन्स कि हमारे पास ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है। तो ऊपर ऑफिस बहुत कम है, बहुत जल्दी प्रमोशंस होती हैं। जिस तरह से मतलब टाइम स्केल का सीन नहीं है यहाँ पे। ऊपर जिस तरह से सीट्स खाली होती हैं हर साल उसी तरह से प्रमोशंस होती जाती हैं। सो एडी को
डीडी बनने में, डिप्टी डायरेक्टर बनने में 6 to 7 years लग जाते हैं, लेकिन इट्स नॉट दैट बिग ड्यूरेशन। हाँ ये और इतना इसी तरह से आप 20 ग्रेड्स तक आप जा सकते हैं। हमारे पास फिर डीजी और डिप्टी डीजी जो होते हैं वो पाकिस्तान आर्मी से आते हैं। तो डायरेक्टर तक एडी जो आते हैं वो फिर एज फैक्टर होता है, आप डायरेक्टर तक जा सकते हैं। सही, डायरेक्टर तक जा सकते हैं, इसका मतलब डायरेक्टर तो एक बहुत बड़ी पावर होती है। जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब में एंटर नहीं हुए उन्हें नहीं पता कि डायरेक्टर क्या भला होती है, आई थिंक। बहुत बड़ी बला। तो ये है चीज। अच्छा सर ये बताएं कि अब जिस तरह से पोस्ट अनाउंस हो गई हैं, तकरीबन कितने एक्सपेक्टेड है कि जी मतलब सर। पेपर हो जाएगा जुलाई में, और उसके बाद कितना ये जो है प्रोसेस लेंथी होगा या बिल्कुल शॉर्ट होगा, जल्दी जॉब्स इनकी हो जाएंगी? पहले तो ये था, जब मैंने अप्लाई किया था तो उस वक्त हमें तकरीबन 1.5 साल एक ये केस क्लोज होते लग गया था। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास 2 केसेस आए, ये तीसरा केस है, उसके बाद काफी मतलब जल्दी ये अपना प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि ऑफिसर्स की जरूरत है हमारे पास बड़ी। तो अभी हमारे पास मुल्तान इंटरनेशनल इतना बड़ा एयरपोर्ट है, अराउंड 8 लाख से 9 लाख पैसेंजर इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं यहाँ से, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 15 ऑफिसर्स हैं। सही। तो ये बड़ा ही जल्दी प्रोसेस, विद इन 1 ईयर इन्होंने केस क्लोज करना होगा। सही, अब इसमें एक तो अब पेपर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का, उसके बाद कोई डिस्क्रिप्टिव तो नहीं होगा? जी सर। नहीं सर, डिस्क्रिप्टिव एसएफ का नहीं होता, क्योंकि वो फील्ड गवर्नमेंट खुद जिस तरह से ऑर्डर्स वहां से आते हैं, जिस तरह से वहां रिक्वायरमेंट्स आती हैं, उसी तरह से रिक्रूटमेंट होती है। तो एसएफ में फिलहाल ये डिस्क्रिप्टिव नहीं ले रहे हैं। देयर वाज ए टाइम जब एफबीआर में भी नहीं लेते थे, लेकिन अब वो एफबीआर वाले डिस्क्रिप्टिव ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब ऑर्डर्स फील्ड गवर्नमेंट उस तरह के आते हैं। तो यहाँ इनके लिए यही है कि फिलहाल सिर्फ हमारा जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप है यही रहेगा। अच्छा। तो द स्टूडेंट हैव टू ट्राई देयर बेस्ट टू स्कोर गुड मार्क्स इन देयर ऑब्जेक्टिव पेपर, क्योंकि वही गेम चेंजर है अच्छा। और वही सब कुछ है। सही, तो ये किस तरह से जो पेपर है कितने लेवल का, कितने टफ एमसीक्यूज आते हैं? एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि रिपीट कितने होते हैं पास पेपर से, और सबसे ज्यादा पोर्शन रिपीटेड सर, कौन सा होता है, मैथ का, इंग्लिश का, या सिक्योरिटी मैयर्स के क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं? अब जहाँ तक हम रिपीट क्वेश्चंस की बात करें, जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, आल्सो वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस। तो आपने जिस तरह से अभी आप कोर्स आपने डिजाइन किया हुआ, इट्स क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव, इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ दिस पेपर एडीएसएफ। इसमें काफी सारी चीजें, मेरे ख्याल से सारी चीजें इसमें आपने कवर कर ली हैं। पर जब आप रिपीट की बात करते हैं, तो जो हमारे सिक्योरिटी का पार्ट है, जो 15 एमसीक्यूज होते हैं हमारे उसमें, तो वो आप, मेरे ख्याल से उसमें 15 में से कोई 10 11 रिपीट होते रहते हैं। बिकॉज एक तो उसमें एसएफ का अपना एक्ट है, वो हमारा एक छोटा सा एक्ट है, इतना बड़ा एक्ट नहीं है। तो वो एक्ट, उसमें से ये एमसीक्यूज बहुत सारे आते हैं। देन हमारे पास जो सिस्टर एजेंसीज हैं, कस्टम्स, एनएफ एंड एफआईए, उनमें से कोई एक आधा क्वेश्चन आता है। अदरवाइज यूँ समझिए कि सबसे ज्यादा जो रिपीट होता है वो उसी उसी पोर्शन में सबसे ज्यादा रिपीटेशन होती है। देन ऑब्वियसली जो मेरे ख्याल से स्कोरिंग पोर्शन है, अगर ये लड़के अच्छे से पढ़े हमारे, तो इंग्लिश वो पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर हम ले सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव जनरल साइंस एंड एबिलिटी। ये दो पोर्शन है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर लिए जा सकते हैं। और बाकी जो पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर है, जीके है, उनका, उनमें थोड़े नंबर लेना मुश्किल होता है। मुश्किल इन द सेंस उनका, अब अगर देखेंगे वो बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, उनमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। मतलब वो कहीं से भी आ सकता है, वो हिस्ट्री के किसी भी पार्ट से आ सकता है, वो जीके किसी भी पार्ट से आ सकती है। इसी तरह से करंट अफेयर्स हैं, तो वो कहीं से भी आ सकते हैं। वो थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट है उनका, उस वजह से उसमें जो स्कोर करना थोड़ा सा टफ होता है। बट इंग्लिश है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, एंड जो हमारा हिस्सा है इस्लामियात एंड एक्ट का, जो सिक्योरिटी मेजर्स का, ये वो पोर्शन है जिनमें सबसे ज्यादा, अगर हम अच्छे से उन्हें पढ़ लें तो सबसे ज्यादा मार्क्स ले सकते सही। अच्छा ये सर ये देखें, क्वेश्चंस कुछ हैं स्टूडेंट्स के। अच्छा इन्हीं को क्वेश्चंस ही लेते हैं। नंबर वन तो सैयदा पूछती हैं कि ये यूनिफॉर्म जॉब है, आई थिंक यूनिफॉर्म जॉब है। हैं। यस, इट्स यूनिफॉर्म जॉब ही है। अच्छा ये सानिया क्वेश्चन कर रही है कि मेडिकल टेस्ट के अबाउट गाइड करते हैं, आई साइट कैसे चेक करते हैं, एक्सेट्रा।
आई साइट 6/6 और 5/6 होनी चाहिए। अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो विद ग्लासेस आपकी आई साइट चेक होगी, अगर आप ग्लासेस नहीं पहनते हैं तो विदाउट ग्लासेस होगी। तो अगर कोई ग्लासेस पहनता है और कहता है कि मेरी आई साइट वीक है, तो यू डोंट नीड टू वरी, बिकॉज आप अगर ग्लासेस पहनते हैं तो विद ग्लासेस आपकी आई साइट होगी। सही है। आरिश नूर ये पूछें कि वेट बता दें कि वेट कितना होना चाहिए। आरिश आपने अप्लाई किया है? अगर मैं सॉरी आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर दूं तो आपने अप्लाई अस्सलाम किया? वालेकुम सर, अनिश पाक है मेरा नाम। ठीक है। मैंने अप्लाई किया हुआ है। और बेसिकली मैं पूछना ये चाह रही थी कि वहाँ पे मिनिमम वेट लिखा हुआ था 46 kg। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कोई मैक्सिमम रिक्वायरमेंट तो नहीं है? हाँ, गुड क्वेश्चन है। हाँ मैम। जी जी। अच्छा, जो हम मैं अभी था तो हमारे साथ 48 ऑफिसर्स थे। उनमें से काफी 19 मेरे ख्याल से एडीज थे, बाकी इंस्पेक्टर्स थे। तो हमें कुछ फीमेल्स ऐसी थी जो अंडरवेट भी थी, ओवरवेट नहीं अंडरवेट भी थी। तो उसका ये होता है कि आपका जो ये डिस्क्रिप्टिव होगा, सॉरी अपना ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, उसके बाद जो है ना एफपीएससी एक लिस्ट भेजती है एसएफ को, जितने भी, जिस तरह से अगर साउथ पंजाब के स्टूडेंट है उनकी लिस्ट आएगी मुल्तान एयरपोर्ट पे। तो वहां से फिर इनिशियल मेडिकल होता है। तो इनिशियल मेडिकल में अगर कोई ओवरवेट है या अंडरवेट है तो फिर उन्हें टाइम दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उन्हें इंस्टेंटली रिजेक्ट किया जाता है कि आप 2 महीने लें। आप जो है आपका अगला फाइनल मेडिकल होगा तब तक आप अपना जो वेट है ना वो इस आपको जो बॉडी मास मास इंडेक्स की रेंज है उसमें ले आए। अगर आप अंडर वेट हैं तो आप थोड़ा गेन कर लें, आप ओवर वेट है तो 2-3 महीने में आप अपना गेन गे वेट लूज कर लें। आपका वेट जो है ना वो अपने बॉडी मास इंडेक्स के अंदर आना चाहिए, उसके लिए आपको टाइम दिया जाता है। थैंक यू सर। अच्छा, बतीउर रहमान आप बोल के भी पूछ सकते हो भाई। बतीउर रहमान टेस्ट के बाद का क्या प्रोसेस है? अस्सलाम वालेकुम सर, मजीद रहमान है। सर, इस टेस्ट के बाद का क्या प्रोसेस है? इसके बाद इंटरव्यूज, मतलब लेट्स के बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद इंटरव्यूज होते हैं या क्या प्रोसेस होता है? फर्दर प्लीज थोड़ा गाइड कर दो। आपका जो टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट, उसके बाद आपके इंटरव्यूज नहीं होंगे, पहले आपका इनिशियल मेडिकल होगा। इनिशियल मेडिकल ऐसे खुद करता है। जिस तरह से मैंने कहा कि एफपीसी लिस्ट भिजवा देगी एयरपोर्ट्स पे कि ऐसे रीजन के ये स्टूडेंट्स हैं, इनका इनिशियल मेडिकल करें। तो वो इनिशियल मेडिकल होता है। तो इनिशियल मेडिकल में आई साइट चेक की जाती है, आपकी हाइट चेक की जाती है, और उसी तरह से वेट चेक किया जाता है। ये 2-3 चीजें चेक की जाती हैं, और उसके साथ आपकी बॉडी पे कोई मेजर मार्क ना हो, कोई आपका डिफॉर्मेशन ना हो, इस तरह से चीजें चेक की जाती है। उसके बाद ऐसे फिटनेस सर्टिफिकेट भेज देती है वापस एफपीसी को। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू वही एसएफ का जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का क्राइटेरिया है। शुरू में 10 स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट होते हैं अगेंस्ट 1 सीट। तो अभी मेरे ख्याल से 36 सीट है, पता नहीं, आई डोंट नो, डिडंट सॉ दैट एडवर्टाइजमेंट। 360 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे, उनके इंटरव्यूज होंगे। इंटरव्यू के बाद आपके पास फाइनल डॉक्यूमेंटेशन होती है और ज्वाइनिंग होती है। और ज्वाइनिंग के बाद जो है ना आपका फाइनल मेडिकल होगा। फाइनल मेडिकल फिर फेडरल गवर्नमेंट के जो मेडिकल बोर्ड होता है वहां पे होगा। ओके सर, थैंक यू। सर, जो इनिशियल मेडिकल के लिए बुलाते हैं, वो सिर्फ उनको बुलाते हैं जिनका टेस्ट क्लियर होता है, या सबको ही बुलाते हैं? मैम, वो सिर्फ वही स्टूडेंट आते हैं जिन जो टॉप मेरिट में होते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही बुलाया जाता है इनिशियल मेडिकल के लिए। ओके सर, थैंक यू। तो वंस अगेन वो देखे ना, जिसके जो टॉप 360 होंगे उनको बुलाएंगे ना। 36 सीट्स हैं तो जो टॉप 360 होंगे उनको बुलाएंगे। और प्रोविंशियल लेवल पे मेरिट बनेगा। बाकी मेरिट कितने नंबर मार्क्स पे बनता है, ठीक है, इस चीज़ का देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता। नंबर ऑफ सीट्स मैटर करती हैं और पेपर कितना टफ है इस पर ये मैटर करता है। एग्जैक्टली सर, ऐसा ही है। कुछ कुछ हमारे पास रीजन्स है जिनके जिनका जो मार्क्स है उनमें मतलब 70s तक अगर उनके मार्क्स हैं तो वो आप देखेंगे उन रीजन के बच्चे आ जाएंगे। इस तरह से मैं पंजाब की बात करूं या सिंध रूरल की बात करूं या केपी की बात करूं, तो 80s में ही हमारे लोग आते हैं, 80 अबो, इस तरह से ही आते हैं। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना सर।
जी सर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इट्स ब्लेसिंग। ब्लेसिंग सर, ब्लेसिंग वैसे, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सभी के लिए अगेन उसी तरह से मेरिट बनता है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग का नुकसान ये होता है कि जो पीपीएससी में जो बिगिनर्स होते हैं उनको अंदाजा नहीं होता, उनकी तैयारी बाज़ औक़ात होती है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता, वो ज़्यादा वो लगा के आते हैं 90+, तो फिर आके सर पकड़ते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह, उन्होंने कई जॉब्स उनकी इस तरह रह गई कि मैंने उनको बड़ा समझाया, मैंने कहा आपने ना सिर्फ वही लगा के आना है जो आपको आती है, लेकिन वो खुशी खुशी में जो ना कहने लगे नहीं होगा, ये भी हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है, वो जाके 1 से 10 लगा कर आए और फिर क्वालिफाई नहीं कर पाए। अच्छा, ये स्मार्ट इंजीनियर कह रहे हैं। दे हैव टू, एग्जैक्टली दे हैव टू मैनेज द हीट ऑफ मोमेंट, लाइक उस वक्त ज्यादा कोई इमोशनल नहीं हो जाना है, या फिर ये है कि कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। एफपीएससी के एग्जाम की बात करें तो अराउंड आपके पास 1 मिनट होता है, अराउंड नहीं, एग्जैक्टली 1 मिनट होता है फॉर ईच क्वेश्चन। इट्स मोर देन इनफ, आप अपना टाइम लें। अगर आप में किसी को डाउट है तो थोड़ा सोचिए, वहां पे कोई प्रेशराइज होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, ये जो स्मार्ट इंजीनियर, सॉरी आपका नाम मैं भूल गया हूँ, तो आप ये कह रहे हैं कि क्या वन इम्तियाज। मंथ एनफ है? अगर हमारी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो क्या 1 मंथ एनफ है तैयारी के लिए? आप एड्रेस करें इनके पर्सन को, देन मैं फिर कुछ बोलता हूँ। Is 1 month preparation enough for this post? Smart engineer, if you are consistent for 1 month, it's more than enough, and you have to give time to it, at least 4 to 5 hours a day, 5 to 6 hours. मिनिमम। बट ऐसा नहीं करना आप कि आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ लें फिर कहेंगे 3 दिन बाद 10 घंटे पढ़ूंगा। इट वुड नॉट हेल्प एट ऑल, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द मंथ। दूसरी बात सर ये है कि अगर इन्होंने अप्लाई कर दिया है, ठीक है, अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो फिर आपको ये क्यों सोचना है कि 1 मंथ एनफ है कि नहीं है? अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आप ट्राई करो, ठीक है, एज योर बेस्ट। और तो कोई सोल्यूशन नहीं है, आपके लिए एक्सटेंड तो नहीं कर सकते ना कि वो 3 महीने के बाद पेपर लेंगे, डिले हो भी सकता है। एग्जैक्टली नहीं हुआ होना, और जिस तरह से आपने सब कोर्स डिजाइन किया हुआ, आई बिलीव इट कवर्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स। इतनी बिल्कुल सारी सर। चीजें अगर ये पढ़ ले तो इट वुड बी मोर देन इनफ, और सिर्फ एक पेपर के लिए नहीं है ये चीजें। अगर जिस तरह से यू सेड के वो अपने नोट्स बना लें, जिस तरह से मैं अपना आपको बताऊं तो बैक इन 2022 मैंने वो नोट्स बनाए थे। आज भी अगर मुझे कोई एग्जाम देना हो एफपीएससी का, या आई वुड बी अपियरिंग इन सीएसएस, तो मैं अब यूं नहीं करूंगा कि मैं दोबारा से कोई नए नोट्स बनाऊं या नई तैयारी करूं। तो मुझे जो नया पढ़ना होगा तो आई बिलीव वो मुझे सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना होगा, बाकी वो मैं अपनी कॉपी खोल लूंगा, मुझे किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं वहीं से सब कुछ देख लूंगा। तो इसी तरह से अगर ये लोग चलेंगे तो इट वुड बी बिट इजियर फॉर देम। अगर आपने हार्डली कोई एस्पेक्ट छोड़ा हुआ है उसका, आपने सारी चीजें कवर की हुई है अपने इस कोर्स में। तो वंस अगेन वही बात है कि आपके पास जितना वक्त है आपने उस हिसाब से मैनेज करना है, ठीक है। आप एफर्ट, आपकी एफर्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप सोचो कि आपने अगर ये खुद से सोच लिया कि नहीं हो पाएगा, देखें इस्लामिक स्टडी है, आपने पढ़ी हुई है, पाकिस्तान स्टडी, ये चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं, बस इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पर करना होता है और चीज़ों को रिवाइज करना होता है, ठीक है। बाकी आपकी एफर्ट है, आप दिन के जैसे सर ने बताया 6 से 7 घंटे एटलीस्ट पढ़ें, ठीक है, नोट्स बनाएं, उसके बाद आपके पास 15-20 दिन होंगे, उसमें आपने जो कुछ पढ़ा है आप एक्स्ट्रा ना करो, सिर्फ उसी की टेस्टिंग दो, देन आपकी तैयारी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये क्या? बिल्कुल ऐसा ही है सर। अगर एक गाइडेंस अच्छी मिल जाए एंड देन आपको कोई ऐसा सोर्स हो जहाँ से डेटा आ रही हो, जिस तरह से आपने अपना ये कोर्स डिजाइन किया हुआ है, तो एक ये इनके पास एक सोर्स है कि यहाँ से इनके पास पूरी डेटा आ रही होगी, तो दे डोंट हैव टू वेस्ट टाइम सर्चिंग फॉर द मटेरियल। जितना भी टाइम होगा वो उसे अपनी स्टडी में यूटिलाइज करेंगे, तो इट्स मोर देन इनफ फॉर 1 मंथ। प्रॉपर नोट्स कैसे बनाएं भाई? देखें जो कुछ आपको पढ़ा रहे हैं, आप अपना रजिस्टर ओपन करें और उस पर राइट अप करें, ठीक है। कुछ पास पेपर्स देंगे, उसमें ये होता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको लखनऊ फैक्ट पढ़ाते हैं, नंबर वन तो हम कोशिश करते हैं जो रनिंग एमसीक्यूज हैं डिफरेंट पेपर्स में आ रहे हैं पीपीएससी एफपीएससी के, तो हम उनको जो न्यू क्वेश्चंस हैं उनको साथ साथ इंक्लूड कर देते हैं,
आप क्या करते हो, अगर कोई क्वेश्चन हम नहीं भी डिस्क्राइब कर रहे, फॉर एग्जांपल आप थोड़ी सी स्पेस दे देते हो अपने, लखनऊ पैक्ट जब आपने पढ़ा तो 3 4 5 लाइन छोड़ देते हो। देन अगर आपको उससे रिलेटेड कोई नया एमसीक्यूज मिलता है तो आप उसमें ऐड कर लेते हो। ठीक है, उन्हीं चीजों को बार बार करें। याद रखें एक चीज, याद रखें कि ये अगर फॉर एग्जांपल आपकी आंखों के सामने अगर 3 बॉल पेन, ठीक है, एक साथ लेकर आए, तो आप तीनों को क्लियर नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप सिर्फ 1 बॉल पेन को आपने देखना हो तो आप उसको क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके आईज के नजदीक 3 बॉल पेन, 3 ऑब्जेक्ट्स आप एकदम अगर देखने की कोशिश करोगे तो वो ब्लर हो जाए। लेकिन अगर आप किसी सिंगल ऑब्जेक्ट को देखोगे तो वो क्लियर नजर आएगी। यही वजह होती है कि जब आपके पास सोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है, जिस तरह आपके पास यूट्यूब चैनल्स भी हैं, आपके पास वेबसाइट्स भी हैं, आपके पास रजिस्टर पर नोट डाउन भी हैं, बुक्स भी हैं, जब पेपर सर पे आता है आप सोचते हो मैं क्या पढूं क्या छोड़ूं, तो आपके पास एक ही सोर्स होना चाहिए और वो ऑथेंटिक भी हो, वैलिड भी हो, आप उस पर डिपेंड भी कर सकें। ठीक है, इकरा खान क्या कहती हैं, व्हाट अबाउट इंटरव्यू क्वेश्चंस आर आस्क्ड, छोड़ दें इंटरव्यू को। जब इंटरव्यू का वक्त आएगा तो इंटरव्यू को देखेंगे। ठीक है, आप जो पेपर की तैयारी में करते हो वही इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन होते थे कि कभी भी कबल अज वक्त चीजों को ना सोचो। ठीक है, याद रखें एक चीज, नजर आपकी रास्ते पे होनी चाहिए, मंजिल सिर्फ जहन में हो। अगर आपकी नजरें ही मंजिल पर होंगी तो आप रास्ता भटक, तो आप बस ये सोचो कि आपने इस टेस्ट को क्वालिफाई कैसे करना, को छोड़ दो। फर्स्ट गोल हमेशा जो अभी जो अर्जेंट है उसको देखो, कबल अज वक्त चीजों को छोड़ दो। चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, वो पास वो सीए पूछने लगते हैं कि सीएसएस के सर ऑप्शनल कौन से रखें, और मैं पूछता हूँ आपने आपको इंग्लिश आती है, इंग्लिश आती नहीं, ऑप्शनल सोचने लग जाते हैं। क्यों? वो इसी कम्प्लेक्सिटी में रहते रहते वो बाकी पता लगता है कि 2 महीने रह गए और एट द एंड वो ऐसे हो जाते हैं। चीजों को कबल अज वक्त ना देखो। और किसी ने सर से कोई क्वेश्चन करना हो तो बिल्कुल सर ने सही कहा मिस्टर इकरा। आई वुड से कि अगर आपने अच्छे नंबर्स में रिटन क्वालिफाई कर लिया है तो फिर इंटरव्यू भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव दैट मच नॉलेज इन योर माइंड, तभी आपने रिटन क्वालिफाई किया है। तो यू शुड फोकस एट रिटन एट द फर्स्ट। इंटरव्यू भी आपका हो जाएगा अगर आपने रिटन में अच्छे नंबर लिए हुए हैं। Okay, sir. Thank you for responding. सर अगर किसी के पास करंट डेली अफेयर के 4 to बारे में 5 थोड़ा आवर्स ना डिटेल हो। बता दें। So one by one, please, one by one. सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर किसी इंसान के पास डेली 4 to 5 आवर्स ना हो, लाइक वो जॉब कर रहा हो तो कुछ और चीजें चल रही हूँ, तो वो किस तरह से कवर करे, लाइक। See, so the thing is you have to manage time. अगर हम जॉब भी कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, so I was industrial engineer at Alcram Textiles when I was preparing for this test. So you have to manage time. अगर ये होता था कि मैं फिर मोबाइल में हमारे पास आजकल सब कुछ होता है, मैसेज होता है, या मैं अपनी कॉपी कभी बार साथ ले जाता, तो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम था जितना मैं अपनी जो हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड की हुई थी कंपनी से, तो उस वक्त भी बैठ के पढ़ रहा होता। तो फॉर 1 मंथ यू हैव टू सेक्रीफाइस सम अदर एक्टिविटीज एज वेल, लाइक आउटिंग्स हैं या दोस्तों के साथ बैठना, फैमिली के साथ बैठना। वो सब चीजें 1 महीने के लिए हम छोड़ सकते हैं फॉर करियर। ऑलराइट, सर थैंक यू। करंट अफेयर के बारे में थोड़ी डिटेल बता दें। मैम अभी जिस तरह से सर बात कर रहे थे, एक तो वो जिस तरह से कह रहे थे कि हम जो पेपर्स, जिस तरह से हमारे पास पेपर्स चल रहे हैं या पंजाब पब्लिक सर्विसेज चल रहे हैं, एफपीएससी चल रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम वो वहां से रिसर्च करके जो उनमें जो नई चीजें आ रही हैं, एक तो वो आपको वो प्रोवाइड कर लेंगे, वो चीज है। बाकी ये है कि करंट अफेयर, सर आपके पास कोई है इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड है कोई करंट अफेयर्स का? नहीं। देखें सर, वो है, बिल्कुल है। और देखें हम खुद नहीं बनाते, साफ सी बात है, जो हमारे जो ऑलरेडी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं उनसे कलेक्ट करेंगे। हाँ ये है कि उसमें हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको फिर कंपाइल करके वो नोट्स बना के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं।
वो दिस वुड बी मच बेटर इसी तरह से, क्योंकि दे हैव ओनली 1 मंथ, और करंट अफेयर की बात करें तो वो बहुत ज्यादा है। अगर करंट अफेयर की बात आप करें तो कम से कम पिछले 3 साल करंट अफेयर की बात करें आप। वो अगर वो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपने वो कंपाइल किए हैं करके, और जो मोस्ट रिपीटेड हैं या इस तरह की चीजें हैं, तो वो आप प्रोवाइड करें, वो इट वुड बी मोस्ट मच बेटर फॉर देम। हाँ, और बाकी तीन स्पेशली साल के हम पूरे करंट की बात करें तो बहुत ज्यादा है, तो एक मंथ में ऐसा ना हो कि टाइम वेस्ट हो जाए। स्पेशली सर हमारे पास बीपीएससी के पास पेपर्स के करंट अफेयर के नोट्स हैं। पास पेपर मतलब पास पेपर में जो करंट अफेयर के थैंक यू सो क्वेश्चन मच आएंगे सर। उनको भी हमने कंपाइल किया। हाँ, जी अलीना। ठीक ठीक है सर। अदरवाइज ये होता है कि जिस तरह से पेरेंट्स होते हैं, वो 1 साल 1.5 साल से पढ़ रहे हैं, वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि टाइम उन्होंने काफी उस पे इन्वेस्ट किया हुआ है। 1 साल 1.5 साल बहुत बड़ा टाइम, और एक मंथ इज लाइक नथिंग। जब हम 1.5 साल 2 साल की बात करें तो उन लोगों को शायद करंट अफेयर पढ़ने की थोड़ी कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो रोज चीजें पढ़ते रहे हैं। तो आप लोग ये है कि जिस तरह सर ने कहा कि वो चीजें देख के और वहां से उस तरह से कंपाइल करके प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आप लोगों का टाइम सेव होगा इसमें। थैंक यू सो मच। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस मीटिंग को यहाँ पर एंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, ये क्लास कब से स्टार्ट होगी? वालेकुम अस्सलाम। ये क्लास कल से स्टार्ट होगी बाकायदा, इंशाल्लाह। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैंने कॉन्टैक्ट भी दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये जो रेड कलर इसमें ये 0316 वाला जो कॉन्टैक्ट नंबर ये मेरा है। या आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैडम, अगर किसी स्टूडेंट ने मैडम से रब्ता करना है, जिसका फीमेल्स हैं, तो वो मैडम से भी। हाँ ठीक है सर, बेहतर होगा। जी आप लोगों में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, अदरवाइज जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात जरूर कह के जाऊंगा, बट उससे पहले किसी का क्वेश्चन है तो यू शुड आस्क, फील फ्री टू आस्क। आई थिंक नहीं है सर इनका कोई क्वेश्चन। 6 मिनट की हमारी क्लास रहेगी मीटिंग, तो आप काइंडली स्टार्ट करें, अदरवाइज हम फिर दोबारा इनसे ज्वाइन करवा देंगे। सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन भी है, और मैं एक सजेशन दूंगा इन्हें। यू हैव ओनली 1 मंथ, कुछ ज्यादा दिन है। वो हमारी आगे भी ईद भी आ रही है, या इसमें चले जाएंगे, तो एक मंथ के लिए अगर यू पीपल हैव एस्पायरेशंस टू बी एन एडी इन एएसएफ, आई वुड से कि आप लोग 1 महीने के लिए मर जाएं, दुनिया के लिए मर जाएं इन द सेंस कि दुनिया से कट जाएं। बाकी जितने काम, अगर ऑफिस कोई जाता है, किसी का प्राइवेट जॉब जॉब है, कोई और जॉब है, वो जाता है, वैसे डिफरेंट थिंग, उसे आप टाइम दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसे बिल्कुल छोड़ दें। बाकी सारी दुनिया की जो रिश्ते हैं, एक्टिविटीज हैं, उन सबको छोड़ दें। ऐसा लगे कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते बाकी किसी चीज के लिए। जस्ट फोकस ऑन दिस एग्जाम, दैट्स इट। और 1 महीने के बाद अगर आपने इस तरह से प्रिपेयर किया कि आप मर गए हैं सबके लिए, तो आई एम श्योर कि आप में से काफी सारे लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। क्या बहुत खूबसूरत बात की है सर आपने। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात करता हूँ कि आपका कोई कज़न है, वो अगर एजुकेटेड नहीं है या कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो मोटिवेशन उसमें नहीं है, या आपका कोई मोहल्ले का दोस्त है, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। अगर वो आपके दोस्त सिर्फ वही होंगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट हैं, जो दिन रात इसी सोच में है कि मैंने गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है। आपके दोस्त सिर्फ वही हो सकते हैं, अदरवाइज मोहल्ले का जो लड़का है ना, वो आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता। बिल्कुल, चूज द पीपल वाइजली, अपने ग्रुप के लोग चूज करें। सर मेरा एक और क्वेश्चन है। जी जी मैडम। सर मैंने सुना कि ऑफिसर्स को गाड़ी वगैरह भी दी जाती है, तो ऐसा कुछ है? मैडम आप 18 ग्रेड में जाएंगी, फिर आपको गाड़ी मिलेगी। 17 के लिए आपको ट्रांसपोर्ट के लिए मिल सकती है, घर ले जाने के लिए नहीं मिल सकती। कैंप में मिल सकती है आपको गाड़ी। बाकी ये होता है कि ओके। आप रेजिडेंस से एयरपोर्ट तक आती हैं, तो उसके लिए आपको गाड़ी प्रोवाइड की जाती है।
जिस तरह से पिक एंड ड्रॉप होता है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, थैंक यू। सर मेरे क्वेश्चन है कि अगर आप हमारे इधर एरिया में जो हम सिटी से और है तो हमारे यहाँ सिग्नल का बड़ा इश्यू रहता है, क्या आप हम क्लास अटेंड नहीं कर सकते, उसमें आप वीडियो शेयर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग सेंड हो गई। रिकॉर्डिंग हम करते हैं, जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये शेयर हो जाएगी। जो स्टूडेंट्स क्लास में जो क्लास अटेंड करते हैं उनके साथ मैं रिकॉर्डिंग लाजमी शेयर करता हूँ। ठीक है, बाज़ औक़ात ये होता है कि आप इतनी स्पीड से लिख नहीं पाते तो रिकॉर्डिंग शेयर कर देते हैं। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट विदाउट कोई प्रॉपर रीज़न क्लास अटेंड ना करे देन फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, वो समझ आता है मुझे क्लास अटेंड क्यों नहीं की। हाँ, अगर आपकी कोई रीज़न है, कोई इशू है कि क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तब भी मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ। एंड वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ हमारी फीमेल सिस्टर्स हमारे पास इस ग्रुप में भी अभी जो इन्होंने मीटिंग ज्वाइन की है बहुत, या आप में से बाकी कोई फीमेल्स को जानते हैं जो प्रिपेयर कर रही हैं, तो आप काइंडली उन्हें बताएं कि फीमेल्स के लिए मैं समझता हूँ इट्स वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स। तो हम यहाँ पे ना वो बीइंग फ्रैंक हम कहते हैं यहाँ पे एडी से ज्यादा लेडी मजे में है। वो ज्यादा सुकून से बैठी हैं, एडीज को फिर भी काम होता है थोड़ा बहुत। फीमेल्स को कोई ऐसे वैसे कोई खास काम मतलब इतना टफ माहौल नहीं होता उनके लिए, बड़ा इजी उनकी जॉब है और उतने अच्छे प्रोटोकॉल्स हैं। ये तो सर आपने बड़ी मज़े की बात बता दी है वैसे। हाँ सर, नो सर, वो जो हम फ्रैंकली कभी कभी बात करते हैं तो इसी तरह से हम कहते हैं कि एडी से ज्यादा तो यहाँ पे लेडी मजे कर रही हैं। क्योंकि वो फीमेल्स को वैसे भी ज़रा वो प्रोटोकॉल देते हैं ना, सिन पे नाजुक है। बिल्कुल सर, वैसे भी उनका काम, वैसे भी एसएफ का काम मैंने पहले भी कहा इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फीमेल के लिए वो ज्यादा आसान है। सही है। और देखें वैसे इसमें बहुत अच्छी जॉब है, आप इसमें सैलरी देखें, ये अच्छी सैलरी है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में कदम रखते हो और आपकी 1 लाख प्लस सैलरी होती है, आप यकीन करें कि ये सैलरी हर जून जुलाई में और दिसंबर के जब इंक्रीमेंट लगेंगे तो ये काफ़ी कम्प्रीहेंसिव अमाउंट बन जाएगी। तो अच्छा है, आपको जॉब सिक्योरिटी है और आई थिंक ये सर स्टार्ट से रेगुलर है। यस, रेगुलर फ्रॉम स्टार्ट। देखें तो ये कितनी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, और आप अगर इसमें दिन रात मेहनत कर सकते हैं 1 माह, तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़े। अभी किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर क्या ईद की छुट्टियां होंगी? बिल्कुल होंगी, लेकिन आप लोग सेल्फ पर छुट्टियां ना करना, खुद से ना करना। ठीक है, थोड़े बहुत करें, गेस्ट होते हैं जाहिर है, और भी काम होते हैं, लेकिन आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। इन तमाम बातों को, इम्तियाज साहब की बातों को नोट डाउन करें और इन चीज़ों को बार बार सोचें कि यार क्या लिक्विडेटिव जॉब है। हमारी मीटिंग एंड होने वाली है, ठीक है जी। तो आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई बात पूछनी हो सेशन के बारे में या जनरल कोई बात, तो आप फिर इन कॉन्टेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये कॉन्टेक्ट नंबर है स्क्रीन पे। एक्सक्यूज मी सर। सर लाइक जिस तरह सीएसएस का पेपर इस साल बहुत टफ आया था, इंग्लिश के सेंटेंसेस आई थिंक 3 to 4 लाइन का एक स्टेटमेंट जो थी ना वो थी, एमपीटी की तो बात एक एमसीक्यू के पेपर में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। जी एमपीटी में। तो क्या इस साल इसकी भी इस तरह की कोई हो सकती है कि इस साल इसका भी टफ है पेपर? आप अपनी देखें निम्रा, हम मैम आप वो पूरा एमपीटी का पूरा वो पेपर देख लें। अगर उन्होंने कोई 2 4 5 सेंटेंस अगर उन्होंने लंबे कर दिए तो आगे उन्होंने वर्ड ऐसे भी दिए हुए थे जो वन लाइनर थे, तो वो